गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग लगातार इतिहास की क्लास करते चले आ रहे हैं। इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन अध्यापन का जो सिलसिला है दोस्तों, अब आज बादामी वातापी का चालुक्य तक पहुंच गया है। दोस्तों, बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य तक पहुंच गया है। तो आज हम लोग बादामी या वातापी के चालुक्य को देखेंगे दोस्तों, और विस्तृत रूप से देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो 543 ईस्वी से 757 ईस्वी तक इसका राज्य वंश रहा था। स्रोत देख लेते हैं दोस्तों। इसका स्रोत विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ में इस वंश की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के चुलुक से हुई थी बताया गया है, इसलिए यह चालुक्य वंश कहलाता है। तो दोस्तों, यह स्रोत है विक्रमांक देव चरित्र, जिसकी रचना बिल्हड़ ने, बिल्हड़ ये कश्मीर के लेखक थे दोस्तों। इसी में एक शासक था विक्रमादित्य, उसी के समकालीन थे। इन्होंने ही विक्रमांक देव चरित्र लिखा था दोस्तों, और यही इसी में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान ब्रह्मा के चुलुक से इस वंश की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम चालुक्य पड़ा। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे। कैरो ताम्रपत्र के अनुसार जय सिंह इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था, ऐसा कैरो ताम्रपत्र में लिखा गया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पुलकेशिन फर्स्ट इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। पुलकेशिन फर्स्ट, जिसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। पुलकेशिन प्रथम को ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका विस्तार देख लेते हैं दोस्तों कि वातापी के जो चालुक्य थे, इनका जो विस्तार था किन किन राज्यों में, वर्तमान में किन किन राज्यों में था। पूरा कर्नाटक दोस्तों, दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में यह राज्य फैला हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट शासक है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है पुलकेशिन द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 605 ईस्वी से 642 ईस्वी। देखते हैं कि इसके आगे यह इस वंश का एक महान शासक था दोस्तों। उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय जो था दोस्तों, उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि कौन धारण करता था, तो आप सीधा कहेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखते हैं दोस्तों। इसने अनेक पड़ोसी राज्यों को पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि इसने कई पड़ोसी राज्यों को हराया था, अर्थात पराजित किया था। नेक्स्ट दोस्तों, उसने बेगी का क्षेत्र जीता, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है, तथा उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ पर राजगद्दी पर बैठा देता है। अब जो चालुक्य थे दोस्तों, अब ये दो भागों में बढ़ गए हैं, वातापी के चालुक्य और बेगी के चालुक्य। बेगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य कहा जाता था दोस्तों, जबकि वातापी के चालुक्य को पश्चिमी चालुक्य
कहा जाता था। तो दोस्तों अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पुलकेशिन द्वितीय के विषय में थोड़ा आगे और जान लेते हैं। आइए देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर, जो हर्षवर्धन वही हर्षवर्धन है दोस्तों जो वर्धन वंश में था शासक, जो वर्धन वंश का शासक था दोस्तों, वही हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर उसे दक्षिण भारत में प्रवेश करने से रोक दिया। इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख दोस्तों, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है दोस्तों। अब तो क्वेश्चन ऐसे पूछने लगे हैं कि ऐहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन किया गया है। निम्न शासक दे देगा, जिसमें हर्षवर्धन या पुलकेशिन ऐसे करके दे देगा। आप लोग जान लीजिए कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर उसे दक्षिण भारत में प्रवेश करने से रोक दिया। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मा को पराजित किया 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मा को पराजित किया, लेकिन आगे चलकर पल्लव शासक नरसिंह वर्मा से पराजित हो गया। देखिए दोस्तों, महेंद्र वर्मा को तो इसने पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, लेकिन आगे चलकर पल्लव शासक नरसिंह वर्मा से यह स्वयं पराजित हो जाता है और नरसिंह वर्मा द्वारा मार दिया जाता है 642 ईस्वी में। पल्लवों ने वातापी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे 13 वर्षों तक वहां अव्यवस्था बनी रही। पल्लवों ने जो वातापी वंश की राजधानी थी वातापी, उस पर 13 वर्षों तक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां पर अव्यवस्था बनी रही। भाई जब कोई दूसरा राज्य किसी दूसरे के राज्य पर अपनी सत्ता कायम कर लेगा तो वहां तो अव्यवस्था तो फैल ही जाएगी। नेक्स्ट 13 वर्षों की अव्यवस्था के पश्चात विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य शासक बना। अगला शासक विक्रमादित्य प्रथम बनता है दोस्तों। उसे विक्रमादित्य प्रथम को 3 समुद्रों के मध्य का मालिक कहा जाता था, या 3 समुद्र के मध्य का मालिक माना जाता था। विक्रमादित्य प्रथम को 3 समुद्रों का मालिक माना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। विक्रमादित्य प्रथम ने गुजरात के लाट क्षेत्र को जीतकर अपने भाई जयसिंह प्रथम को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार गुजरात में चालुक्यों की लाट शाखा का जन्म हुआ। अब चालुक्य जो है चालुक्यों की एक तीसरी शाखा बन गई दोस्तों। अभी तक हम लोग वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, दूसरा बेगी के चालुक्य, अब तीसरी लाट शाखा का जन्म हुआ, जिसे हम लाट के चालुक्य के नाम से जानते थे। अब अगला महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों विक्रमादित्य सेकंड, जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 733 ईस्वी से 745 ईस्वी के मध्य इसने राज्य किया। इसी के शासनकाल के समय अरबों का आक्रमण हुआ। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल के समय अरबों का आक्रमण हुआ था, जिसको उसके भतीजे पुलकेशिन थर्ड है दोस्तों, पुलकेशिन थर्ड ने पराजित किया। पुलकेशिन थर्ड ने पराजित किया, अतः पुलकेशिन थर्ड को जनाश्रय की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं। विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी, जिनका नाम था लाख महादेवी, इन्होंने दक्कन में विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिसे विरूपाक्ष महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जबकि इनकी दूसरी पत्नी
जिनका नाम था त्रिलोक महादेवी, इन्होंने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी दूसरी पत्नी जिनका नाम त्रिलोक महादेवी था दोस्तों, इन्होंने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब इसके आगे दोस्तों थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मा सेकंड था दोस्तों। इसी के शासनकाल में दंती दुर्ग नामक एक व्यक्ति था जिसने चालुक्य वंश को हराकर वहां पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देता है। अब राष्ट्रकूट वंश को दोस्तों हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश को हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे। यह हुआ चालुक्य वंश दोस्तों। चालुक्य वंश अब समाप्त हो गया है। इसमें इतनी जानकारी पर्याप्त थी जो कि आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण था हमने करा दिया है। अब हम लोग पल्लव वंश पढ़ेंगे दोस्तों, कांचीपुरम का पल्लव वंश। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले वंश के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है पल्लव वंश। यह दोस्तों कांचीपुरम में इस वंश की स्थापना हुई थी। पल्लव वंश की स्थापना कांचीपुरम में हुई थी दोस्तों। इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 275 ईस्वी से 897 ईस्वी। इसकी स्थापना बहुत ही पहले हो गई थी दोस्तों। यह दक्षिण में था, इसलिए हम लोग अंत में पढ़ रहे हैं। तो यह दोस्तों कांचीपुरम का जो पल्लव वंश है यह प्राचीन इतिहास का लास्ट वंश है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों का प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में जानेंगे। तो पढ़ते हैं इसे दोस्तों। स्रोत देख लेते हैं दोस्तों। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के दौरान पल्लव शासक विष्णुगुप्त पराजित हुआ था। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है दोस्तों, तो पल्लव वंश का जो शासक था विष्णुगुप्त, वह समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। शिव स्कंद वर्मन पल्लवों का यह ऐसा प्रथम शासक था दोस्तों जिसने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम को बनाया था। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। अगले शासक के विषय में देख लेते हैं जो एक महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों, जिसका नाम है सिंह विष्णु। इसी के शासनकाल से इसके पहले के जो शासक थे उनके विषय में विस्तृत जानकारी अथवा उनके टाइम पीरियड का कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ से सिंह विष्णु के शासनकाल से यह इसके टाइम पीरियड का पता चलता है। तो 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इसने शासन किया सिंह विष्णु ने। इसके दरबार में संस्कृत के प्रखंड विद्वान भारवी रहते थे दोस्तों। इसके दरबार में संस्कृत के प्रखंड विद्वान भारवी जी रहते थे। इसी के शासनकाल में मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम में आदि वराह गुहा मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन ही इतना प्रसिद्ध है कि पूछिए मत, कि इसके शासनकाल में सिंह विष्णु के शासनकाल में आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम में इसका निर्माण हुआ था। आगे देख लेते हैं दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम के विषय में जान लेंगे हम लोग, और देखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 600 ईस्वी से 630 ईस्वी है। इसके आगे देखते हैं इसके बारे में। इसी के शासनकाल के समय पल्लव पांड्य संघर्ष और पल्लव चालुक्य संघर्ष आरंभ हो गया था दोस्तों। इसी के शासन महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन के समय पांड्यों ने भी पल्लव
पर आक्रमण किया एवं चालुक्यों ने भी पल्लव पर आक्रमण किया था दोस्तों। इसने दोस्तों मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी दोस्तों। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है इसी ने मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी। यह नाटक दोस्तों संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। अब देखते हैं दोस्तों अगला शासक जो महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के विषय में देखते समय दोस्तों हम लोग ये ध्यान देंगे कि महत्वपूर्ण यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कुर्रम दान पत्र के अनुसार इसने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया दोस्तों और उसके पीठ पर विजय शब्द गुदवा दिया। पुलकेशिन द्वितीय को इसने पराजित किया और उसके पीठ पर विजय शब्द गुदवा दिया और वह इससे बहुत ही लज्जित हुआ पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की दोस्तों? नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की? वातापी कोंड की उपाधि धारण की। किसने धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट शासक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इन लोगों को भी जान लेते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन देख लेते हैं। महेंद्र वर्मन सेकंड दोस्तों, महेंद्र वर्मन सेकंड के विषय में जान लेते हैं। इसने मध्यम लोकपाल की उपाधि धारण की थी दोस्तों। पूछा जाता है मध्यम लोकपाल की उपाधि किसने धारण की थी? तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन सेकंड ने मध्यम लोकपाल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, प्रथम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसने ही मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण मामल्लपुरम में किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने दोस्तों मामल्लपुरम में प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि सिंह विष्णु ने आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण मामल्लपुरम में अर्थात महाबलीपुरम में ही करवाया था। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग पल्लव के अगले शासकों के विषय में जानते हैं। अगला शासक है दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने 680 ईस्वी से 720 ईस्वी तक पल्लव वंश पर शासन किया था दोस्तों। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। इसने कांचीपुरम में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे राजसिंहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कैलाश मंदिर को राजसिंहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसने मामल्लपुरम में समुद्र तटीय मंदिर एवं कांचीपुरम में ऐरावत मंदिर अर्थात ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। प्रसिद्ध समुद्र तटीय मंदिर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। कहाँ करवाया था? मामल्लपुरम में ही करवाया था। जो ऐरावतेश्वर मंदिर है दोस्तों, यह इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। ऐरावत जो इंद्र का हाथी था दोस्तों, उसके नाम पर इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर पड़ा है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। महाकवि दंडिक, एक कवि दंडिक हैं, दंडिक जिनका नाम है दोस्तों, इसी के समकालीन हुआ करते थे। नरसिंह वर्मन के समकालीन कौन से कवि हुआ करते थे दोस्तों? दंडिक थे, इनका नाम दंडिक था। नेक्स्ट शासक के विषय में देख लेते हैं दोस्तों, जिनका नाम है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट शासक है दोस्तों परमेश्वर वर्मन द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड है 720 एडी से 731 एडी। यह भी महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय का यह छोटा पुत्र था दोस्तों।
कुशाकुड्डी कुशाकुड्डी अभिलेख में इसे बृहस्पति नीति का आदर्श एवं संरक्षक माना जाता है। जो कुशाकुड्डी अभिलेख में इसे बृहस्पति नीति का आदर्श एवं संरक्षक माना जाता है दोस्तों। अगला शासक है नंदी वर्मन द्वितीय, जिसने 731 एडी से 795 एडी तक शासन किया था दोस्तों। नंदी वर्मन सेकंड ने 731 एडी से 795 एडी तक शासन किया था दोस्तों। आइए इसके विषय में जान लेते हैं। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने पल्लवों को पराजित किया। इसी शासनकाल में दोस्तों नंदी वर्मन सेकंड को जो है राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने पराजित कर दिया था दोस्तों, और कांचीपुरम पर अपना अधिकार जमा लिया था। लेकिन राष्ट्रकूट जो शासक थे दंती दुर्ग, उन्होंने पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को, जो राष्ट्रकूट शासक से दोस्तों जिनका नाम दंती दुर्ग था, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नरसिंह वर्मन द्वितीय से कर दिया था और शांति की स्थापना की थी। दंती दुर्ग की पुत्री का नाम था दोस्तों रेवा। दंती दुर्ग की पुत्री का नाम क्या था? रेवा था। इसी का विवाह नरसिंह वर्मन द्वितीय से इन्होंने किया था। अब अगला शासक है दोस्तों दंती वर्मन। जो दंती वर्मन है दोस्तों वह नंदी वर्मन द्वितीय और रेवा का पुत्र था। यह नंदी वर्मन द्वितीय और रेवा का पुत्र था दोस्तों दंती वर्मन। इसका टाइम पीरियड है 795 से 845 ईस्वी। इसी के शासनकाल में दोस्तों गोविंद थर्ड जो राष्ट्रकूट शासक है, इसी के शासनकाल में दोस्तों गोविंद थर्ड जो राष्ट्रकूट शासक है, इसने आक्रमण कर दिया था पल्लवों पर। बहरहाल इसमें कोई निर्णय नहीं आया था। इसे पल्लव अभिलेखों में पल्लव कुलभूषण कहा गया है दोस्तों। दंती वर्मन को पल्लव अभिलेखों में पल्लव कुलभूषण की उपाधि दी गई है। इसने मद्रास के निकट पार्थसारथी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों। इसने पार्थसारथी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? दंती वर्मन ने। अब दोस्तों कुछ शासक रह गए हैं, अब हम लोग उसे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पल्लवों के अगले शासक नंदी वर्मन थर्ड के विषय में जानेंगे। नंदी वर्मन थर्ड का जो टाइम पीरियड था दोस्तों 845 एडी से 869 एडी था। यह एक महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। आगे देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। इसने चोलों, चेरों एवं पांड्यों को पराजित किया। एक बार फिर पल्लव की शक्ति को पुनः स्थापित कर दिया। इसने चोलों, चेरों और पांड्यों को पराजित करके पुनः पल्लव की शक्ति को स्थापित कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यह शैव मतावलंबी था दोस्तों। यह शैव मतावलंबी था तथा उसने तमिल साहित्य को संरक्षण दिया था। इसने जो है तमिल साहित्य को संरक्षण भी दिया था दोस्तों। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध तमिल कवि थे दोस्तों, जिनका नाम था पेरुंदेवनार। पेरुंदेवनार प्रसिद्ध तमिल कवि थे दोस्तों, जो इसके दरबार में रहते थे, जिसने भारतम नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। तो भारतम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पेरुंदेवनार ने की थी दोस्तों। पेरुंदेवनार ने भारतम नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका विवाह राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष की पुत्री शंखा से हुआ था दोस्तों। नंदी वर्मन थर्ड का जो विवाह हुआ था दोस्तों, इसका विवाह अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट का शासक था, इसकी पुत्री शंखा से हुआ था दोस्तों। अगला शासक है दोस्तों नृपतुंग वर्मन। अगला शासक है दोस्तों नृपतुंग वर्मन,
जो 869 एडी से 880 एडी तक शासन करता है। इसके शासनकाल में इसके सौतेले भाई अपराजित ने दोस्तों, इसके सौतेले भाई अपराजित ने विद्रोह कर दिया और नृपतुंग वर्मन को मार डाला, पराजित करके मार डाला। अब अगला शासक अपराजित पल्लव, जिसे अपराजित के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह बनता है और यह 880 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन करता है। यह अंतिम पल्लव शासक था दोस्तों। यह इस वंश का, पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। यह चोल शासक आदित्य प्रथम से पराजित हुआ और मारा गया। इस प्रकार पल्लव वंश का अंत हो गया। दोस्तों पल्लव वंश का अब अंत हो गया है। अब हम लोग पल्लव वंश के प्रशासन, कला एवं संस्कृति के विषय में अगले स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग कांचीपुरम के पल्लव वंश के प्रशासन के विषय में जानते हैं। इसका जो प्रशासन था दोस्तों, यह वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित था, अर्थात राजा का पुत्र राजा हुआ करता था। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा गौरवपूर्ण उपाधि धारण करता था। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, राजा निम्नलिखित अधिकारियों की सहायता से प्रशासन किया करता था दोस्तों। यह निम्नलिखित अधिकारी कौन कौन से हैं दोस्तों? यह हुआ युवराज, पहला अधिकारी युवराज, जो राजा का उत्तराधिकारी होता था दोस्तों। युवराज क्या होता था दोस्तों? राजा का उत्तराधिकारी होता था। आमात्य होता था दोस्तों, यह मंत्री हुआ करता था। इस राज्य का मंत्री कौन हुआ करता था दोस्तों? आमात्य हुआ करता था। महासेनापति, इसे सेनापति का प्रमुख अधिकारी कहा जाता था। सेना का प्रमुख अधिकारी कहा जाता था, उसे महासेनापति कहा जाता था दोस्तों। अगला होता था दोस्तों महादंडनायक। महादंडनायक होता था, यह न्यायालय का उच्च अधिकारी होता था या सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। महादंडनायक सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, गोलमिक। गोलमिक जो था दोस्तों, यह जिला अधिकारी, गोलमिक जो है जिला अधिकारी को कहा जाता था। जबकि मंडवस जो है दोस्तों, चुंगी अधिकारी को मंडवस कहा जाता था। ग्राम भोजक, ग्राम का मुखिया होता था दोस्तों। ग्राम भोजक जो होता था दोस्तों, वह ग्राम का मुखिया होता था। अब देख लेते हैं इसका राज्य की जो हायरार्की है दोस्तों, वह कैसे डिवाइड थी। सबसे ऊपर दोस्तों मंडल होता था, जिसे हम लोग राज्य के नाम से जानते थे। उसके नीचे नाड़ होती थी, जिसे जिला के नाम से जानते थे। और उसके नीचे कुट्टम होता था दोस्तों, जो ग्राम का समूह होता था। जबकि सबसे नीचे सबसे छोटी इकाई जो होती थी दोस्तों, वह सबसे नीचे सबसे छोटी इकाई जो होती थी दोस्तों, वह ग्राम हुआ करती थी, अर्थात गांव हुआ करता था। सबसे बड़ी इकाई मंडल हुआ करती थी दोस्तों, जबकि सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं पल्लवों की कला एवं संस्कृति। पल्लव शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, अर्थात उन्होंने ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म को संरक्षण दिया। इन्होंने सभी धर्मों को लगभग संरक्षण दिया था दोस्तों। कुछ पल्लव नरेश उच्च कोटि के विद्वान भी थे, जैसे एक महत्वपूर्ण नरेश हैं जिनका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह संस्कृत भाषा में है दोस्तों। यह संस्कृत भाषा में है दोस्तों। यह नाटक है दोस्तों, यह नाटक है। पल्लव शासक विद्वानों को संरक्षण भी दिया करते थे दोस्तों। इन लोगों ने किन किन विद्वानों को संरक्षण दिया, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों। कवि भारवी को इन्होंने संरक्षण दिया और कवि दंडिक को भी इन्होंने संरक्षण दिया। कवि भारवी की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, वह किरातार्जुनीयम। कवि भारवी की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, वह है किरातार्जुनीयम। एवं कवि दंडिक की जो प्रसिद्ध रचना है, वह है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित कवि दंडिक की, जबकि किरातार्जुनीयम कवि भारवी की रचना है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों
पल्लवों ने स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के चित्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माना जाता है कि पल्लवों ने वास्तुकला को कंदरा कला या काष्ठ कला से मुक्त किया है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर पल्लव काल में ही विकसित हुए थे दोस्तों। चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर पल्लव काल से ही विकसित हुए हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा और है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग कांचीपुरम का जो पल्लव वंश है उसमें आगे देख लेते हैं कि पल्लव काल के वास्तुकला को प्रसिद्ध कलाविद पारसी ब्राउन ने 4 शैली में बांटा है। जो पल्लव कला की वास्तुकला थी दोस्तों, उसे पारसी ब्राउन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे 4 शैली में बांटा है। और पहला शैली है दोस्तों महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली में देख लेते हैं दोस्तों, इस शैली में मंदिर सादे बने हुए थे दोस्तों। इस शैली में मंदिर सादे बने हुए थे, अर्थात इस शैली में मंदिर में न तो मंडप था और न ही रथ हुआ करता था। मंडप उसे कहते हैं दोस्तों, मंडप उसे कहते हैं जहाँ पर हवन कुंड के लिए स्थान होता था और स्तंभ नुमा स्थान होता था, उसे मंडप कहा जाता था। इस प्रकार की संरचना हुआ करती थी। इस प्रकार की संरचना को मंडप कहा जाता था और यहाँ नीचे स्तंभ होते थे और यहाँ पर हवन कुंड जैसा बना हुआ होता था। दोस्तों नेक्स्ट है बरामदे में स्तंभ। बरामदे जो थे इसके स्तंभ मुक्त होते थे, अर्थात जो बरामदे बने थे वहाँ पर स्तंभ नहीं हुआ करते थे। इस शैली में स्तंभ एवं मंडप का प्रयोग नहीं किया गया था, सीधी सी बात। आते हैं दोस्तों, अगली शैली है नरसिंह वर्मन शैली। नरसिंह वर्मन शैली को मामल्य शैली भी कहते हैं दोस्तों। इस शैली में मंडप एवं रथ का प्रयोग हुआ था। जो मंडप के प्रयोग के उदाहरण है दोस्तों, इसमें आदिवराह मंदिर और महिष मंदिर एवं पंच पांडव मंदिर, ये 3 मंदिर जो है दोस्तों इसमें मंडप बने थे। मैंने मंडप को बता दिया कि दोस्तों जो मंडप की संरचना होती है वह इस प्रकार से होती है और इस स्तंभनुमा संरचना के ऊपर यह मंडप होता है। यहाँ पर हवन कुंड के लिए कुछ स्थान होता है जहाँ पर लोग हवन करते हैं। और दोस्तों आते हैं रथ के ऊपर। जो इस रथ बना हुआ एक महान मंदिर है जिसे सप्त पैगोड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं, जो रथ स्टाइल में बना हुआ है। रथ स्टाइल का मतलब हुआ दोस्तों कि आगे पीछे सबसे ऊंचा, उसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इस प्रकार के स्टाइल में बना हुआ होता है। यह रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह सप्त पैगोड़ा मंदिर जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब अगला है दोस्तों राज सिंह शैली। राज सिंह शैली अगली शैली है जिसे तीसरी शैली कहेंगे हम लोग। इस शैली में स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए जाते थे, अर्थात इसके पहले गुफाओं को काट करके, अर्थात पहाड़ों को काट करके मंदिर का निर्माण किया जाता था दोस्तों। लेकिन अब जो है स्वतंत्र रूप से मंदिर का निर्माण होता है, जिसमें पाषाण, ईंट आदि का प्रयोग करके मंदिर बनाए जाते हैं। इसके जो मंदिर के उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर जो है दोस्तों, यह इसमें पहली बार गोपुरम का प्रयोग किया गया था। गोपुरम का मतलब होता है दोस्तों भव्य प्रवेश द्वार। ऐसा मंदिर जिसमें प्रवेश द्वार ही बहुत ही भयंकर हो, प्रवेश द्वार बहुत ही भयंकर हो, ऐसे मंदिर का विकास उस समय हुआ था। यह कैलाशनाथ मंदिर में ही केवल पाया गया। गोपुरम को भव्य प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसका जो प्रवेश द्वार था
वह एकदम भयंकर होता था और एकदम बड़ा होता था। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट और नेक्स्ट है नंदीवर्मन शैली। इस शैली में अब जो इनकी जो वास्तुकला थी क्षीण होती चली गई दोस्तों। अब इस शैली में छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण होने लग गया, और जिसका उदाहरण है मुक्तेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है दोस्तों। मांगतेश्वर मंदिर यह भी कांचीपुरम में ही स्थित है। फिर इस पल्लव शैली जो है थी, यह जो पल्लव शैली थी दोस्तों, आगे चलकर द्रविड़ शैली में विकसित हो गई। यह पल्लव शैली आगे चल कर के चोल शासकों द्वारा द्रविड़ शैली में विकसित कर दी गई। अब ये हुआ दोस्तों प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो गया है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में जानेंगे, और हम लोग इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप प्राचीन इतिहास डालेंगे वैसे ही पूरी प्लेलिस्ट खुल करके आ जाएगी, और एक के बाद एक वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आपसे निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।